नमस्ते मित्रों, मैं रेखा राजवंशी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से विश्व रंग ऑस्ट्रेलिया के सभी दर्शकों और आयोजकों को प्रणाम करती हूँ। विश्व रंग ऑस्ट्रेलिया 2022 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि कार्यक्रम का प्रारंभ हो, मैं यहाँ की परंपरा के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल्स और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स की वर्तमान, पूर्व और भविष्य में आने वाली सभी पीढ़ियों के प्रति आदर का भाव व्यक्त करती हूँ और उन्होंने यहाँ की भूमि को, यहाँ के समुद्र को और यहाँ की प्रकृति को सुरक्षित रखने में जो अपना योगदान दिया है, उसे स्वीकार करते हुए उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हुए इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। Namaste. I'm Councillor Donna Davis, Lord Mayor of the City of Parramatta, and I want to wish everyone the very best as you celebrate Vishwarang 2022. Parramatta's rich cultural history is reflected in and through the diversity of our residents who come from across the globe, creating a unique vibrancy and fascinating cultural mosaic. Our Indian Australian community is an enormous part of this vibrancy, and with more than 28,000 people of Indian heritage calling our city home. I am so proud to show my support for events that bring together people of all backgrounds, that bring Australia and India closer together, where we can be immersed in vibrant cultural experiences, learning from and growing with each other. Vishwarang Australia 2022 does just that with its incredible lineup of artists and creatives celebrating Indian arts, culture and literature. On behalf of the City of Parramatta, I congratulate you all on this fantastic event. Thank you for inviting me to be a part of your celebration, and on behalf of the City of Parramatta, I wish everyone the very best for your celebrations. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् 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 कौन कहते हैं भगवान आते लगे, कौन कहते हैं भगवान आते लगे, तुम मेरा के जैसे बुलाते लगे, तुम मेरा के जैसे बुलाते लगे, कौन कहते हैं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, भेड़ शबरी के जैसे खिलाते लगी, भेड़ शबरी के जैसे खिलाते लगी, कौन कहते हैं भगवान खाते लगी।
दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचे नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों के तेरा तुम नचता नहीं, गोपियों के तेरा तुम नचता नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवम्। मेरो मन लीनो मेरो मन लीनो मेरो मन लीनो बागे बिहारी मेरो मन लीनो बागे बिहारी मेरो मन लीनो मेरो मन लीनो मेरो मन लीनो मेरो मन लीनो मन लीनो मन लीनो बागे बिहारी मेरो मन लीनो दर्शन को लागे नैन दर्शन को लागे नैन दर्शन को लागे नैन दर्शन को लागे नैन बिन देखे नाही चैन मेरो मन लीनो मेरो मन लीनो दर्शन को लागे नैन दर्शन को लागे नैन बिन देखे नाही चैन बिन देखे नाही चैन मेरो मन लीनो मेरो मन लीनो मेरो मन लीनो मन लीनो मन लीनो लीनो मन लीनो लीनो मन लीनो मन मार लीनो 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 मन लीनो मेरो मन 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 लीनो
Hello everyone, myself Rekha Rajvanshi. I'm here on behalf of Desi TV Australia. आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं आपकी जो बहुत अच्छी अदाकारा हैं, जिन्होंने 70 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और 1980s में उनके अदाकारी का जादू सब तक छाया हुआ था। इसके अलावा वो एक शायरा हैं, एक पोइट हैं, एक फोटोग्राफर हैं और एक बहुत अच्छी पेंटर भी हैं। तो आइए मिले दीप्ति नवल जी से। दीप्ति जी, वेलकम टू सिडनी। थैंक यू। आप इतनी मशहूर जानी मानी अदाकारा हैं, पोइट भी हैं, शायरा हैं और फोटोग्राफी भी करती हैं, साथ के साथ पेंटिंग्स भी करती हैं। तो आपसे हमारी जनरेशन स्पेशली रिलेट करती है। 1980s में हम लोग आपकी फिल्में देखते देखते बड़े हुए और हमेशा इंतज़ार रहता था कि दीप्ति नवल जी की कोई मूवी आ रही है तो हम जाएं। तो आज मैं रेखा राजवंशी देसी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। धन्यवाद। और तो हमको ये बताइए कि आपकी अक्सर ये होता है कि फैमिली में कोई लिखता है तो इंस्पिरेशन पोइट्री लिखने की कहाँ से आई? मेरे फादर लिखते थे। अच्छा। और वो वैसे तो वो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर रहे, कुछ 30-40 साल अमेरिका में जितना भी रहे वो। जी। और वो राइटर थे, उन्होंने किताबें लिखी जी। और थोड़ा एकेडमिक इमिग्रेशन के ऊपर बहुत बड़ी उन्होंने स्टडी की, किताबें लिखी। और उनसे मुझे मेरे बचपन से ही मुझे मेरे दोनों माँ बाप उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने लिखने में इनकरेज किया। माय मदर वाज अ पेंटर, तो उन्होंने मुझे, मैं जब छोटी थी तो मुझे डाइनिंग टेबल के ऊपर बिठा के उन्होंने मुझे स्केचिंग करना सिखाया करती थी। सो माय टैलेंट व्हाट एवर आई एम टुडे कम्स फ्रॉम ईदर माय पिताजी और माय मामा। अच्छा, तो आप जब लिखती हैं तो आपको कैसा माहौल चाहिए होता है? कुछ आप रात में उठ जाती हैं, आपके थॉट आया, लिखती हैं? कभी थॉट्स आते हैं बेवक्त जैसे और उस वक्त मैंने देखा कि अगर उस वक्त मैं उनको नोट नहीं करूं तो बाद में यू लूज़ इट, हाँ। तो वैसे कोई ऐसी बात नहीं है कि थोड़ी क्वाइट तो डेफिनेटली चाहिए होता है लिखने के लिए। जाती है तब ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली जब मैं लिखने बैठती हूँ तो लैपटॉप खोल के एयरपोर्ट पे मैं बैठी होती हूँ, फ्लाइट की वेट कर रही हूँ, तो मैं वहाँ भी लिख सकती हूँ। जब पूरी दुनिया आसपास घूम रही है, आई कैन डिस्कनेक्ट एंड इफ़ अगर मेरे दिमाग में वो चल रहा है ना तो मैं कहीं भी बैठ के मैं लिख सकती हूँ। बट आइडियली आई लाइक कि थोड़ी सी क्वाइट में बैठ के मैं अपना काम करूँ। और मैं बहुत ज़्यादा जाती हूँ, मनाली मेरा घर भी है वहाँ। मेरी एक छोटी सी वहाँ छोटा सा एक गैलरी है मनाली के पास, तो मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ मैं लिखना ही मेरा शौक़ है ज़्यादा कि वहाँ बैठ के मैं लिखूँ। हिंदी में भी लिखती है। आपकी पहली किताब लम्हा लम्हा छपी थी और उसके बाद आपकी इंग्लिश की किताब आई, ब्लैक विंड एंड अदर पोएम्स। जी। तो आप हिंदी में भी लिखती हैं, इंग्लिश में, तो सोचती किस भाषा में? सोचना, आई थिंक सोच का मैंने कभी अपनी सोच को ऐसे ऑब्जर्वर नहीं देखा, लेकिन कभी कभी अंग्रेज़ी में ही दिमाग से सब चीज़ निकलती है और कभी कभी कोई चीज़ फॉर्मुलेट होती है। बिकॉज हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही हमारे लिए एक मदर टंग की तरह है। हालांकि मेरी मदर टंग होनी चाहिए पंजाबी, लेकिन मैं पंजाबी में मैंने अपने आप को सोचते हुए कभी नहीं पकड़ा। ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही सोचते हुए अपने आप को देखा है, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़े और वहाँ हिंदी और पंजाबी बोलना मना था। सो वो आदत पड़ गई अंग्रेज़ी, हर चीज़ अंग्रेज़ी में। बट आई लव हिंदी, आई लव उर्दू लैंग्वेज, आई लव नाउ आई कैन से पंजाबी भी किसी हद तक मुझे नहीं इतनी पसंद थी वो लैंग्वेज, लेकिन अब मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। आपने कल बताया आपने जी, तो अमृता प्रीतम का इन्फ्लुएंस रहा इस पर? नहीं, उन्होंने मेरी किताब जो है छपवाने में, पब्लिश करवाने में, उन्होंने उनके इंसेंटिव पे ये छपी है किताब। लेकिन इन्फ्लुएंस रहा जैसे कि मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिली गुलजार साहब से। बहुत उन्होंने मेरी नज़में पढ़ी, मुझे उन्होंने
गाइड भी किया, और मैं उनसे वैसे भी मैं उनकी इमेजरी जो है वो मैं मानती हूँ कि ऐसी इमेजरी हमारी इंडियन पोइट्री में और कहीं नहीं है, जो कंटेम्प्रेरी पोइट्री है। शायरी बहुत उम्दा है, बहुत बढ़िया शायरी है, लेकिन जो मॉडर्न पोइट है, आई थिंक इट स्टार्ट्स विद गुलजार साहब, एंड ही हैज टेकन इट टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर। यंग बच्चे भी उससे अगर हमारी यूथ जो है हमारे वो हाँ। थोड़ा एसोसिएट रिलेट कर लेता है उससे, हाँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है। आपकी एक शॉर्ट स्टोरीज की भी किताब आई जी, द मैड टिबेटन जी जी, स्टोरीज फ्रॉम देन एंड नाउ। तो ये आपने ये टाइटल क्यों लिया? वो एक स्टोरी है जिसका नाम है मैड टिबेटन, जो कि बहुत डिलाइटफुल तरीके से मैड है। अच्छा Yeah, he is not a disturbing human being. He is delightful. He is like a splendid person, you know, personality, and something that I got very inspired with, you know, as an observer, as a writer, as a photographer. I got very fascinated with that character. He was slightly off his rockers, और वो एक उसके ऊपर ही स्टोरी है कि टिबेटन जो लद्दाख में रिवर साइड पे रहता है, टेंट है, टेंट में रहता है और टेंट की छत ही नहीं है, फिर भी वो रहता है उधर ही है जिसकी छत भी नहीं है। हाँ, और जब बर्फ़ पड़ने लगती है तो वो माचिस जलाता है और वो आग जलाने की कोशिश करता है। एंड आई थॉट दैट वाज सच अ फ्रीक्ड आउट मेटाफर ऑफ ट्राइंग टू लाइट अ फायर व्हेन इट स्टार्ट्स टू स्नो। आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है रिवर एंड आई। रिवर एंड आई इज अंडर पब्लिकेशन, और अभी मैं एक किताब लिख रही हूँ जो मेरी बचपन की माई चाइल्डहुड मेमोir आई एम राइटिंग। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग दैट। तो आप जब न्यूयॉर्क चली गई तो आपको क्यों आया कि आप एक्टिंग करें? थोड़ा सा मैं देखिए न्यूयॉर्क में गई स्कूल करने के बाद, है ना। आई वॉज ऑलरेडी a teenager, आई वॉज वेल इनटू माय 18th year ऑफ माय लाइफ जब मैं न्यूयॉर्क गई, और एक्टिंग का शौक जो था मुझे, या ड्रीम था, शौक फिर भी एक हल्की चीज़ है, मेरे लिए एक पैशन था। तो वो जो पैशन था वो बचपन से 7-8 साल 9 साल तक वो मेरे अंदर घर कर चुका था। मुझे मेरा ये ड्रीम बन चुका था कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक्टिंग ही करूंगी। देखिए आपने सब कुछ किया, जो जो आपको शौक थे सारे करीब करीब किए। एक बात बताइए, आपने इतनी सारी फिल्म्स की हैं जिसमें बड़े संजीदा सीरियस रोल्स किए हैं, और जैसे कि एक दो फिल्म्स हैं जिन हम लोगों ने तो संजीदा में ही ज़्यादा देखा है, हाँ। किसी से ना कहना जैसी कॉमेडी फिल्म्स भी की हैं। तो हाउ टू अंगूर है, चश्मे बदूर है, लाइटर फिल्म्स भी रही, बट जनरली आई एम नोन फॉर मोर इंटेंस वर्क, यू नो। जैसे कि अनकही फिल्म थी, मैं जिंदा हूँ फिल्म थी, देन शक्ति। दोनों को एक मुझे याद आ रही हैं 2 लाइनें, वो जो मशहूर मस्खरा होगा, आँख से कंठ तक भरा होगा। तो भरे रहते हैं राइटर्स और हंसते रहते हैं, ये आप कैसे बैलेंस करते हैं? मुझे पता नहीं। बड़ी रहमत आपको ईश्वर की है, खुदा की है कि आपको इतनी सारी कलाओं से, इतनी बड़ी फनकार है, अदाकार है, इतनी सारी चीज़ों से नवाजा। बस मुझे लगता है कि मुझे हर हाल में अपने आप को एक्सप्रेस करना है, चाहे किसी भी मीडियम के थ्रू हो। जी। अगर एक्टिंग है तो मैं उस पूरी तरह अपने आप को उसमें इमर्स करना, उसमें ढालना पसंद करती हूँ। और अगर मैं कुछ और लिख रही हूँ तो मैं एक्चुअली राइटिंग इज़ वेरी क्लोज टू मी। एज अ राइटर मैं चाहती हूँ कि लोग अगर मुझे जाने तो वो राइटिंग के थ्रू ही शायद जान सकेंगे, यू नो। हाँ, किताबें तो सदियों तक रहती हैं राइटिंग। हाँ, एक्टिंग में एक्टिंग ठीक है, मैं कोई रोल कर रही हूँ, किसी और का लिखा हुआ, किसी ने डायरेक्ट किया, किसी ने एडिट किया और बना दिया वो उसको, तो वो मैं नहीं, वो एक किरदार है जो मैं प्ले करती हूँ। मिस चमको भी मैं नहीं। जी, एक वेब सीरीज अभी आई है जिसका नाम है मेड इन हेवन। उसमें मैंने एक एपिसोड किया है, 9 आई थिंक 7 या 9 एपिसोड्स हैं, टोटली 9 एपिसोड्स मेड इन हेवन। वो है Amazon प्राइम पे, और एक और मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ, इस महीने शायद वो ख़त्म हो जाएगा हमारा काम। इट्स कॉल्ड पवन एंड पूजा, वो अपकमिंग है। हाँ,
तो बहुत अच्छा। हाँ। हम लोग इंतजार करेंगे बड़ी उत्सुकता से। और जाने के पहले कुछ थोड़ी सी पोइट्री आपकी। अंधेरी सी रात में पहाड़ के कोने कोने किसी लंबी बल खाती तन्हा सड़क पर वो देर तक चलते रहना, पुरस्रार चोटियों में आबशारों का मचलना, वो हम कदम घटाएं वो बरसात का झिझकना, फजा में पिघलते हुए कोहरे का वो आलम, इबादत में हो ज़मीं आसमां जैसे, क्या वो नूर की बूंदें वो जुल्मतें वो आहटें, और भीगे हुए फलक की तारीखियों में कहीं एक सितारे का वो शब भर जलते रहना। अल्लाह, याद बन गया है कोई तिलिस्मी लम्हा, याद बन गया है कोई तिलिस्मी लम्हा, काश इस लम्हे में कहीं तुम भी शामिल होते। हमारी यंग जनरेशन के लिए अगर एक छोटा सा मैसेज दे दें। मैसेज बस यही है कि बहुत एंटरप्राइजिंग जनरेशन है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत, लेकिन टेक्नोलॉजी के स्लेव मत हो जाइए। सेल फोन यूज़ कीजिए लेकिन थोड़ा परहेज़ करके। बहुत ज़्यादा रेडिएशन और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्टेड भी रखिए। यूज़ इट टू योर एडवांटेज, डोंट बिकम अ स्लेव टू इट। उसको डिसएडवांटेज मत बनाइए। एंड अदरवाइज आई थिंक द यंगस्टर्स आर ऑल go getters and I love that spirit of the young people. I wish I was 20-year-old in today's time. It would be great, but I'm happy being where I was, so I'm happy being my age. But youngsters are very inspiring lot today. Thank you. थैंक यू दीप्ति जी। और साई क्रिएटिव आर्ट्स और मंजू मित्तल की तरफ से आपको यहाँ बुलाया गया, हम उनका भी एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत स्वागत है रीटा। नमस्कार रेखा जी, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए और मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए थोड़ी सी आपका परिचय दे दूं आज पहले तो, क्योंकि अपने पाठकों से आपको परिचित कराना बहुत जरूरी है। तो जैसा मैंने कहा, रीटा कौशल एक लेखिका है और कई साझा संग्रहों में उनका कार्य प्रकाशित है। इसके अलावा रज कुसुम कहानी संग्रह 2018 में प्रकाशित हुआ, चंद्रकांक्षा काव्य संग्रह 2019 में प्रकाशित हुआ, और रंग बिरंगी बाल कहानी संग्रह डायमंड बुक से 2022 में, और अरुणिमा उपन्यास जो कि ऑस्ट्रेलिया के साहित्यकारों के लिए एक बहुत ही उत्साह की बात है, वो प्रभात प्रकाशन से 2022 में प्रकाशित हुआ। और हम उनके अन्य कामों पर, उनके पुरस्कारों और सम्मानों पर भी चर्चा करते चलेंगे। जो आपने अभी आपका उपन्यास प्रकाशित हुआ है अरुणिमा नाम से, कुछ उसके बारे में बताएं, क्योंकि वो बिल्कुल नया है और लोगों के लिए एक बहुत उसके लिए उत्सुकता है लोगों के अंदर, लोगों के मन में। तो वो क्या है और कैसे आपने सोचा कि ये थीम ले, क्योंकि मैं पढ़ रही थी वो जो महिलाएं श्रमिकों के रूप में विदेशों में कार्य करने के लिए लगा दी जाती है बंधक मजदूर की तरह से, उस पर शायद आपका ये उपन्यास आधारित है। जी, तो हुआ क्या था कि जब मेरा कहानी संग्रह आया तो उसकी 2-1 कहानियों के बारे में लोगों का कहना था कि इसमें उपन्यास अवयव है, इसको उपन्यास में कन्वर्ट किया जा सकता है। और मेरा खुद का भी मन था कि मैं एक उपन्यास लिखूं। अब उपन्यास लिखने के लिए सबसे पहले एक थीम होनी चाहिए, तो मैंने कई चीजें सोची, मगर मुझे लग नहीं रहा था कि मैं उन पर 150-200 पेज भर सकती हूँ। फिर मैंने देखा कि लेखक बाहर कहीं जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं या दूसरे प्रांतों में जाते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत रहेंगे, 2-3 महीने रहेंगे, 6 महीने रहेंगे और उसके ऊपर कोई अच्छी सी किताब लिख डालते हैं। मैंने कहा ये कैसे संभव है? तो मैंने दृष्टि दौड़ाई कि मैं तो सिंगापुर में 7 साल रही हूँ, वहां का कुछ मैं करूं तो, लेकिन क्या करूं, क्या अनोखा है। तो वहां मेड्स होती हैं, लिव इन मेड्स होती हैं। आज के तारीख में हर तीसरे घर में एक लिव इन मेड है।
ये मगर इस उपन्यास में मैंने 2000 से 2006 का समय दिखाया है। तो उस समय हर 8वें घर में एक लिव इन मेड हुआ करती थी। तो ये लिव इन मेड्स जो होती हैं आसपास के देशों से, जैसे कि सिंगापुर, फिलीपींस, इंडिया, श्रीलंका, यहां से वहां आती हैं 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। अब इनकी बड़ी समस्याएं होती हैं, हर एंगल से अलग अलग समस्या है। एजेंट्स की अपनी होती हैं, और जो रखने वाले हैं मेड्स को, उनकी अपनी होती हैं। मेड्स के अपने परेशानियां होती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी, अनुभव थे, शोध था, और ख्वारी किस्से थे, देखी वाली चीजें थी। मैंने कहा इसको प्रकाश में लाया जाए। इस वजह से मैंने वो टॉपिक उठाया, और मेरे ख्याल से उपन्यास अच्छा बन पड़ा है। अभी तक तो जितने लोगों ने देखा है, अभी 3 ही हफ्ते हुए हैं, तो पूरा लोग नहीं पढ़ पाए हैं। जो से पढ़ रहे हैं उनका मेरे को अच्छा वो मिला है। तो रीटा जी ये बताइए कि ये कहानी जो है, इसकी जो नायिका है वो आपके जी, अनुभवों पर आधारित है, या आपने उसको अपनी कल्पना से उपजाया है, और इसके पीछे क्या कहानी है? कोरी कल्पना भी नहीं कह सकते। अरुणिमा जैसा कोई नहीं था, लेकिन कुछ लोग अरुणिमा जैसे थे। तो कोरी कल्पना भी नहीं कह सकते इसको, और पूरा सच भी नहीं कह सकते। दोनों के सम्मिश्रण से ये नायिका बनी है। और इस नायिका का जन्म बहुत विषम परिस्थितियों में होता है। इसकी ये तीसरी कन्या होती है अपने माता पिता की, तो वो इसे पैदा होने से पहले ही खत्म करना चाहते हैं। मगर उसकी एक मौसी होती है जो कि निसंतान है, वो इसको गोद ले लेती हैं। मगर इसके दत्तक पिता का भी बाद में निधन हो जाता है, एक सड़क दुर्घटना में। तो वो फिर आर्थिक परिस्थिति से जूझने लगता है परिवार, तो वो सिंगापुर फिर मेड बनकर आती है। ये कहानी है इसकी। फिर वहां सिंगापुर में उसका क्या कठिनाइयां झेलती है, वो सब के ऊपर आधारित उपन्यास है ये। लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और लोग एक नए विषय से परिचित होंगे, और विदेश में इस तरह की महिलाओं का शोषण होता है, तो उस बारे में भी उनका थोड़ा सा उनको एक पता लगेगा कि क्या हो रहा है विदेश में इन महिलाओं के साथ। तो अम, आपको इस किताब के लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो दूसरी किताब है, रंग बिरंगी बाल कहानियां, जी, बाल कहानी संग्रह, जो डायमंड बुक से प्रकाशित हुआ है, जी। उसके बारे में कुछ चर्चा करें। तो उसके बारे में कुछ बताएं। उसमें 12 कहानियां हैं। ये एक सचित्र पुस्तक है, 50 पेजों की। 12 कहानियां बिल्कुल अलग अलग थीम पर हैं, और उसमें से 12 में से 8 या 6 कहानियां प्रवास बाहर की जमीन उस पर हुई हैं। कुछ सिंगापुर की है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में घटित हुई हैं। तो ये इसमें इस तरह से है। तो ये कहानियां बिल्कुल बच्चों के ऊपर आधारित है? हाँ, इसके पात्र बच्चे ही हैं। ये बच्चों के लिए पुस्तक है, और ये किताब 7 से 12 साल के बच्चों के लिए, बहुत एकदम नन्हे मुन्नों के लिए नहीं है। 7 से 12 साल के बच्चों के लिए है, और जिन्होंने देखा है उनको पसंद आया है। कागज वगैरह भी उन्होंने काफी अच्छा लगाया है, अच्छी डिजाइन की गई है, और रंगीन पुस्तक ये प्रकाशित की गई है, सचित्र। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपको विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संस्मरण प्रतियोगिता 2021 में आप प्रथम विजेता थीं, और महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस द्वारा अप्रवासी हिंदी साहित्य सृजन सम्मान आपको 2020 में दिया गया था, और लेखन प्रतियोगिता में भी आप द्वितीय विजेता थीं। आपको नारायणी पुरस्कार भी मिला है। तो इस तरह के जब पुरस्कार मिलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जैसा सबको होता है, खुशी तो होती है जब हमारे उसको एक मान्यता मिलती है, लेखन को, हमारी कलम को मान्यता मिलती है, तो खुशी तो होती ही है। तो अच्छा लगा है, और लगता है कि हाँ, सही उस पे पाथ पर जा रही हूँ, सही लिख रही हूँ, ऐसा महसूस होता है।
क्या क्या चुनौतियां आपको देखने को मिलती हैं जब आप पुस्तकें लिखती हैं उनके प्रकाशन में? ऐसे तो कोई चुनौती मैंने नहीं झेली। मुझे तो ऐसी कठिनाई नहीं हुई है। प्रकाश बस यही है, हमारी प्रकाशित पुस्तक जो होती है वो हम तक बहुत दिनों में आ पाती है। अब ये दोनों ही पुस्तकें मैंने नहीं देखी हैं। मैं भारत में मेरे परिवार ने देख ली है, मेरे मित्रों ने देख ली है, लोगों ने खरीद ली है, और ये पुस्तक मेरे हाथ में अभी तक नहीं आई है। ये समस्या है, जब हम जाएंगे तब आएगी, या कोई पोस्ट करे। और पोस्ट आप जानती हैं, किताब की कीमत से ज्यादा पोस्टल चार्जेस हो जाते हैं। तो बिल्कुल, ये बात है कि बहुत महंगा है ऑस्ट्रेलिया में, पोस्टल चार्ज बहुत और ज्यादा है। अमेजोन इंडिया यहाँ डिलीवर करता नहीं है, तो हम बस किंडल ही देख सकते हैं। किंडल को देखा, फिर जो हमारे पास फाइनल पीडीएफ है उसको देखा, तो उसमें तो ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम अपनी किताब को, जैसे कि कोई बच्चा पैदा हो गया और माँ को देखने को ना मिले 1 साल तक, वैसी हालत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी भावना समझ सकती हूँ, और उम्मीद है कि आपको दोनों किताबें जल्दी मिले। जी। तो आपको ये उपन्यास लिखने में कितना समय लगा? उपन्यास लिखने में मुझे 6-7 महीने लगे थे। सबसे पहले मैंने जब इसे लिखना शुरू किया तो मैंने इसका 1/4 ड्राफ्ट कर दिया था। अबाउट 15,000 शब्द मैंने इसके लिख दिए थे। फिर मेरे को आगे कुछ सूझा नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। फिर बीच में मैंने काफी बाल कहानियां लिखी, लेकिन जब उसके बाद मैंने उठाया तो 6 महीने 5 महीने में मैंने ये पूरा कर दिया था। करीब 60,000 शब्दों का है। तो मैंने 6-7 महीने में इसको कुल मिला के पूरा कर दिया है। ज्यादा कठिनाई नहीं हुई, और ऐसा भी नहीं लगा जैसा लिखने से पहले लगता था कि उपन्यास लिखना बहुत कठिन होता है। उपन्यास लिखना कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ कहानियां मेरी अटक गई हैं और कई साल से अटकी पड़ी हैं, 4-5 साल से वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। उस हिसाब से उपन्यास मैंने जल्दी ही पूरा किया है। तो बहुत खुशी की बात है, और ऑस्ट्रेलिया के अन्य लेखकों को भी उत्साह मिलेगा। मेरे ख्याल से इसके पहले 3 लोगों के उपन्यास आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से। एक तो विजय कुमार सिंह, जी एक आपके संजय अग्निहोत्री, जी। और भी किसी का शायद हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आपके उपन्यास लेखन से लोगों को आशा जगेगी उनके अंदर। उनको ये महसूस होगा कि वो भी ये काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कठिन नहीं है जितना हम कहना सोचते हैं। बस एक बार शुरुआत पता होना चाहिए, अंत पता होना चाहिए। भले ही वो बाद में आप बदल दें, बाद में मगर आपको फिर यहाँ वहां 2 कील है, उस पर डोरी लगी, उस पर आपको चलना है, और ऐसा आराम से होता है। बाद में आप अंत बदलता है या प्रारंभ बदलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन शुरुआत में कुछ खाका आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं अब आपसे कहूं कि आप अपने उपन्यास के कुछ अंश पढ़ दें हमारे पाठकों के लिए, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, पढ़ देती हूँ। अगर आपके पाठक मुझे बर्दाश्त कर सकें तो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये अध्याय 15 से है। हर चीज में छोटा बड़ा अनावश्यक वर्गीकरण, कैसी संस्कृति है ये, जहां विज्ञान पढ़ने वाले उच्च श्रेणी के माने जाते हैं, आर्ट्स पढ़ने वाले उनसे हेय। जब उसके अपने बच्चे होंगे, वह कभी उनके साथ ऐसा नहीं करेगी। जो पढ़ना चाहे पढ़ने देगी, करना चाहे करने देगी। ये संस्कृति नहीं, मानसिक रोग है। किसी ने हिंदी में स्नातकोत्तर किया है तो वह एवं ही समझा जाता है, और अंग्रेजी में कर लिया है तो लाट साफ समझा जाता है। फिर चाहे वह तृतीय श्रेणी लेकर जैसे तैसे पास हो पाया हो। हिंदुस्तान से अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, हिंदुस्तान आजाद हो गया, किंतु हिंदुस्तानियों की सोच ब्रिटेन में गिरवी पड़ी है। भारतीयों ने पश्चिम से वो सीखा जो नहीं सीखना चाहिए था, वह नहीं सीखा जो पाश्चात्य संस्कृति में सचमुच अनुकरणीय है। क्या गलत था अगर वह मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहती थी,
टीवी एंकर न्यूज रीडर बनना चाहती थी, हिंदी विषय में उच्च शिक्षा लेना चाहती थी। क्या मिला? किसी को उस पर विज्ञान के विषय थोप कर उसे डॉक्टर बनाने की व्यर्थ कोशिश में एक अधकचरा असफल व्यक्तित्व तैयार हो गया। ऐसे ही डॉक्टर तो पेट में कैंची तौलिया भूलते हैं, जरूर उन्हें इस व्यवसाय में माता पिता द्वारा जबरदस्ती भेजा जाता होगा। जिंदगी का ये अध्याय ऐसा नहीं जिसे वे बार बार खोलकर पढ़े। पूरी ताकत से अपनी याददाश्त के सबसे निचले तले में दबाकर रखती है वे इस अध्याय को। आज निराली नाम की आंधी में अटक ये अध्याय स्वतः ही फड़फड़ा उठा। जबरदस्ती विज्ञान विषय दिलाने से और अतिरिक्त ट्यूशन लगाने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। और धीरे धीरे उन अवांछित थोपे विषयों के बोझ तले उसका व्यक्तित्व ध्वस्त हो गया। इस हद तक ध्वस्त कि उसे खुद की क्षमताओं पर ही नहीं, अपने होने पर भी शक रहने लगा। जीवन के स्वर्णिम काल, जो कि रचनात्मक रूप से विशेष हो सकते थे, बायोलॉजी से जूझने में व्यर्थ हो गए। क्या हासिल किया? मेंढक और केंचुए के उत्सर्जन तंत्र को रटकर। उसे क्या उनके लिए डायपर या हाजमोला बनाने की फैक्ट्री खोलनी थी, जो दिन दिन भर बैठकर जानवरों के पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र का रट्टा लगाती रहती थी? ट्रेन रुकी, बुकिट बटोक आ गया। रिया झटके के साथ वर्तमान में लौट आई। रिया के चेहरे की अजब इबारत पर अर्णव भी चुप बना रहा। बुकिट बटोक एमआरटी से उनके ब्लॉक तक का पैदल रास्ता मात्र 7 मिनट का था। धीमे कदमों से इसे तय करते दोनों अपनी अपनी सोच में गुम बने रहे। ये अंश जो रीटा कौशल पढ़ रही थी वो उनके उपन्यास अरुणिमा से थे, और ये उपन्यास अभी 3 हफ्ते पहले ही आया है और प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, तो वे इसको खरीद के भी पढ़ सकते हैं। और एक नए विषय पर, एक नए मुद्दे पर इसमें चर्चा सुनने को मिलेगी। तो मैं सोचती हूँ कि इसी के साथ हम आपसे अगले कार्यक्रम में किसी जुड़ते रहेंगे जी। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। नमस्ते मित्रों, जैसा मैंने कहा था कि आज हम आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ले चल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया साहित्यिकी के इस अंश में, जैसे कि हमने बात की थी, आज 3 रचनाकारों से हम मुलाकात कर रहे हैं। तो हमारी जो दूसरी रचनाकार हैं, जो दूसरी कवयित्री हैं, वो हैं संगीता बंसल जी। और नमस्ते संगीता जी। नमस्ते रेखा जी, नमस्ते जी। तो आज मैंने सोचा कि आपकी अभी अभी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, कोजी सी जिंदगी, उसके बारे में कुछ चर्चा की जाए। तो इससे पहले कि हम उस बारे में चर्चा करें, मैं अपने पाठकों को आपका संक्षिप्त परिचय दे दूं। संगीता बंसल जी पर्थ में रहती हैं और सक्रिय रूप से लिख रही हैं। कई पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित हैं। स्वान नदी के तट से, बूमरैंग, इन काव्य संकलनों में भी संगीता जी की रचनाएं आ चुकी हैं। और अभी उनकी पिछले साल अपना एक मौलिक काव्य ग्रंथ आया था, काव्य संकलन आया था, जिसका नाम था बहुत ही प्यारा सा कोजी सी जिंदगी। तो संगीता जी इसके बारे में बताएं कि कोजी सी जिंदगी कैसे बना। जी। पहले तो रेखा जी, मैं आपका धन्यवाद और आभार करना चाहूंगी कि आपने मुझे मतलब ये अवसर प्रदान किया। और दूसरा कि सबसे बड़ा धन्यवाद आपका कि आपने मेरी पुस्तक की भूमिका आपने ही लिखी है। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि जो आपने मेरी पुस्तक पढ़ी और उसके बारे में आपने जो भी कुछ अपने विचार प्रकट किए, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये पुस्तक कोजी सी जिंदगी, तो ये शायद आपने जब पढ़ी मेरी किताब, उसमें एक मेरी कविता भी है, कोजी सी जिंदगी। तो वो कविता ही जैसे अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में है
और ये हमारा जीवन है जो मतलब इसमें कितने मतलब हजारों उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उसी पे आधारित है। और मुझे ये नाम लगा कि ये जैसे आपसे भी बात हो रही थी तो आपने भी थोड़ा सजेस्ट किया था, और मतलब मुझे मेरे दिल से भी ऐसे लगा कि ये शायद ये नाम मेरी पुस्तक के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा नाम है। और मैंने देखा आपने बहुत बात इसमें प्रकृति की है। इन कविताओं में मौसम है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, पतझड़ है, समंदर है, लहरें हैं, बादल हैं और फूल हैं। तो ऐसा लगता है कि आपको प्रकृति से बहुत प्यार है और प्रकृति आपको बहुत प्रेरित करती है। आप क्या कहती हैं? जी, ये तो मतलब बहुत ही मतलब आपने जैसे आपने इस सवाल में जैसे सारे उसके मतलब उत्तर दे दिए हैं, इस तरह लग रहा है कि प्रकृति में ऐसा मानती हूँ कि हर किसी को बहुत ही आकर्षित करती है, और प्रकृति से मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे पतझड़ आता है तो हम उससे ये भी सीखते हैं कि चलो जीवन में जब कभी इस तरह का समय आता है तो आप निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पतझड़ के बाद फिर बसंत भी आता है और वापस पत्ते खिल जाते हैं। और तो हमारे जीवन में भी इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियां आती है। समुद्र से हम गहराई सीखते हैं जीवन की, और ये जो अलग अलग बारिश होती है तो उससे सीखते हैं कि धरती पे जब बूंदे पड़ती है तो उसमें से अंकुर फूटते हैं। तो हम अपने जीवन में से किसी को कुछ देते हैं तो उसमें से निश्चित ही कुछ ना कुछ मतलब उगता है, कुछ ना कुछ मिलता है। तो मतलब नो डाउट कि मतलब प्रकृति से हर किसी को प्रेरणा मिलती है। तो ये आपका पहला काव्य संकलन है। अब आगे की काव्य यात्रा चल रही है या आप कहानियां लिखती हैं, कहानियां आप संकलित कर रही हैं? अगला आपका क्या वो है? कहानियां मैं मतलब शॉर्ट स्टोरीज लिखती हूँ, और मुझे मतलब जब भी ऐसा कुछ ख्याल आता है, छोटी छोटी जो अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम देखते हैं कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो हो रही होती है औरतों के साथ है, या फिर अपने छोटे बच्चों के साथ है, या फिर और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने को मतलब सोच में डाल देती है, उस वक्त ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल में मुझे उस वक्त ख्याल आता है कि इस बारे में मैं कुछ लिख सकती हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ शॉर्ट स्टोरीज में लिख सकूं। जी जी। तो ये आपकी लघु कहानियां जो चल रही हैं, आशा है ये भी जल्दी ही प्रकाशित होगी। आप जरा अपनी पुस्तक उठा के पाठकों को दिखाएंगी जी और जी जी श्रोताओं को? जी जी जी, ये मेरी पुस्तक, ये मतलब मैंने बिल्कुल, बहुत सुंदर। इसका मुख्य पृष्ठ कोजी सी जिंदगी। जी जी तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तो मौसम भी बहुत अच्छा है और बड़ी जिंदगी कोजी सी लगने लगती है सच में। तो इसमें से कुछ पढ़ के सुनाए, मैं ये चाहती हूँ। जी जी जी, मैं आपको इसमें से मतलब इसमें से कुछ पढ़ के आ, देख एक मिनट में मैं तुम्हें मेरी एक कविता है इसमें, सुकून। ये ये हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी जो हम अपने सुबह से शुरू करते हैं उसके ऊपर आधारित है। कविता का नाम है सुकून। उसकी 4 लाइनें मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाती हूँ। तुम्हें सुबह की चाय पिलाकर, तुम्हें सुबह की चाय पिलाकर सुकून मिलता है मुझको। बाबूजी को नाश्ता देकर उन्हें मनुहार कर दवा खिलाना सुकून देता है मुझको। तुम्हें सुबह की चाय पिलाकर सुकून मिलता है मुझको। तुम्हारा मुझसे कभी तौलिया मांगना, कभी रुमाल, घड़ी और पर्स मांगना, कभी शर्ट का टूटा बटन लगवाना, कभी खाने में कम नमक की शिकायत करना सुकून देता है मुझको। तुम्हारा और बच्चों का लंच तैयार करना और जाते वक्त तुम्हारा मुस्कुराना, स्कूल जाते बच्चों का चिल्ला चिल्ला कर टाटा मम्मी कहना बहुत ही सुकून देता है मुझको। ये कुछ लाइनें हैं बहुत मेरी। सुंदर, बहुत सुंदर। और मुझे
एक बात आपकी बड़ी अच्छी लगी थी जब आपने कहा था कि आप जहाँ बसी हुई हैं वहां तो जो समुद्र अटखेलियां लेता है उसकी जी लहरें जो छू छू के जाती हैं और जी हिंद जी। महासागर को अब वो आपके शहर को छूता है। वो कविता आप सुनाए, वो भी बहुत सुंदर अच्छा, कविता है। सच कहूँ तो वो कविता मुझे भी बहुत ही पसंद है, क्योंकि जी ये आप हर किसी को जो जिसने अपना देश छोड़ा हो, मुझे ऐसा लगता है वही समझ सकता है कि देश से दूर होना उससे, और उसका एक छोटा सा कण भी जब मिल जाता है तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या मिल गया है हमें। वो कविता मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी और मुझे खुशी होगी कि सब वो कविता लोगों के साथ में सबके साथ वो कविता शेयर करूं। तो मैं जरा ढूंढ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है इसकी 4 पंक्तियां अभी भी। ये जो जी हिंद महासागर शहर को मेरे छूता है, जी जी आती है जी खुशबू मुझको देश की मेरी। कुछ इस जी तरह की भावनाएं इसमें है। जी जी, बहुत बिल्कुल सुंदर। बिल्कुल, आपको तो मतलब याद भी है और मैं अभी तक ढूंढने में लगी हूँ, अभी वैसे मिल गई है। जी जी जी। तो मेरी ये कविता है हिंद महासागर। ये जो हिंद महासागर, ये जो हिंद महासागर शहर को मेरे छूता है, आती है खुशबू मुझको देश की मेरी, आती है खुशबू मुझको देश की मेरी, किनारे से एक मुट्ठी रेत, किनारे से एक मुट्ठी रेत जो उठा लेती हूँ मैं, लगता है डालकर गमले में, लगता है डालकर गमले में तुलसी का पौधा बो दूं। ये लहरें इस सागर की, ये लहरें इस सागर की गीला कर जाती है मन, ये जो हिंद महासागर शहर को मेरे छूता है। ये चंद लाइनें मैंने अपनी कविता में से पढ़ी है। वाह, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और आपकी कोजी सी जिंदगी जो शीर्षक है, टाइटल पेज है, वो भी आप सुना दें तो अच्छा रहेगा। हाँ जरूर जरूर, बिल्कुल है। मैं वो भी कविता आपको, वो भी कविता मुझे बहुत पसंद है और वो मैंने बहुत ही शुरुआत में लिखी थी वो कविता एक्चुअली। तो कोजी सी जिंदगी, ये ताने बाने बुनती सी जिंदगी, गरम कोट जैसी कोजी सी जिंदगी, एक भी फंदा छिटका, एक भी फंदा छिटका और खुलती सी जिंदगी, ये ताने बाने बुनती सी जिंदगी, खुले फंदों को समेटती सी जिंदगी, जाने कब रफू हुई जिंदगी, गरम लिहाफ की तरह गरमाई सी जिंदगी, गुजरते वक्त के साथ कुछ ढीली हुई जिंदगी, छिटके फंदों को खूब संभाला, छिटके फंदों को खूब संभाला पर ऊन का गोला हुई जिंदगी, ये ताने बाने बुनती सी जिंदगी, कोशिशों से बनी एक स्वेटर, कोशिशों से बनी एक स्वेटर और गरमाई सी जिंदगी, ये ताने बाने बुनती सी जिंदगी, गर्म कोट जैसी कोजी सी जिंदगी। बहुत सुंदर। ये जो आपने गरम कोट जैसी जिंदगी कह दिया ना, तो जो सुकून गरम कोट पहनकर सर्दियों में मिलता है ना, जी वो जो भाव है वो स्वतः इस कविता में आ जाता है। तो आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार कुशल जी, आपका, मैं संगीता बंसल आपका स्वागत करती हूँ विश्व रंग पटल पर। तो मैं आपकी अभी अभी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, मौन की गूंज। इस तो इस बारे में, पुस्तक पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी और बात करने से पहले मैं आप सभी को कुशल जी का एक संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। तो कुशल जी इंडिया में उत्तर प्रदेश बदायूं से हैं और अभी वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में रह रहे हैं, जो हृदय से कला और पेशे से विज्ञान से जुड़े हैं। तो कुशल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, और मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। और विश्व रंग पटल के सभी आयोजनकर्ताओं उनका भी विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरी पुस्तक के बारे में चर्चा करके अपने कार्यक्रम में उसको शामिल किया है। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और संगीता जी, आपके माध्यम से मैं
रेखा राजवंशी जी को भी एक विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि रेखा जी हमेशा से विश्वरंग और बाकी अन्य साहित्यिक गतिविधियों में काफ़ी ज़ोर शोर से भाग लेती रही हैं और हम सभी को प्रेरित करती हैं कि हम भी अपना लिखना या लेखन धर्म निभाते रहें। और साथ ही उनका एक और बात के लिए भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी जो पुस्तक जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, मौन की गूंज, उसकी भूमिका भी रेखा जी ने लिखी है। तो एक बार आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार। जी जी जी, वही रेखा जी को मतलब मैं भी बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी उनका, कि उनके ही कोशिशों से हम सब हिंदी से यहाँ इतने जुड़े हैं और वो हम सबको हमेशा जोड़ कर रखती हैं। आज वो ही इंटरव्यू आपका लेने वाली थी, लेकिन व्यस्त होने के कारण शायद वो उपस्थित नहीं है आज। तो कुशल जी, मैं आपकी पुस्तक के ऊपर आती हूँ। उसके जी। पहले मैं कुछ बता दूं कि आपके पूर्व प्रकाशन भी रहे हैं, जिसमें भारत भारती, नवनीत, रूप शोभा, बूमरैंग 2 मतलब ऑस्ट्रेलिया से छपी हैं, गर्भनाल, इन सब में आपकी कविताएं और लेख समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। जी तो हाँ। मैं ये जानना चाहूंगी कि मतलब मौन की गूंज, आपको सबसे पहले ये मतलब ये शीर्षक ही इतना अपने आप में इतना पूर्ण है कि सोच में मतलब डाल देता है कि मौन की गूंज कहाँ से आई। जी। जी हाँ, देखिए थोड़ा सा विरोधाभास है, लेकिन एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं अपने पूर्व प्रकाशनों में बताना चाहूँगा और इंगित करना चाहूँगा कि एक पूर्व प्रकाशन में एक हमने पश्चिम ऑस्ट्रेलिया पर्थ से एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया है, जिसका कि संपादन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और उसमें संगीता जी आपकी कविताएं भी शामिल हैं, स्वान नदी के तट से। तो वो जी भी जी मेरी कृतियों में या मेरे कार्यक्रम में एक उसकी भी एंट्री हो गई है। तो जी मौन की जी जी गूंज की जी बात जी, तो उसमें भी 14 स्थानीय कवियों को हमने शामिल किया और आई थिंक जी, मेरे लिए बहुत वो तो मतलब लाभदायक था। एक आपकी एक बहुत बड़ी मेहनत और मतलब कहते हैं कि आपने सबको बहुत जोड़ के रखा, सबके बहुत टाइम दिया उस किताब के लिए, बहुत ही सुंदर पुस्तक बनी है। मैं मतलब वो सब आपकी इतनी मतलब मेहनत ही थी जो आपने इतना सब कुछ किया। नहीं, आप सभी का स्नेह जो है वो मुझे मेहनत करने के लिए उत्साहित करता है। तो और जी जैसे कि बात आज हम मौन की गूंज की कर रहे हैं, तो उसके बारे में जैसे शीर्षक जो है, मौन से मुझे बहुत लगाव है। और आई थिंक जो जितने भी लेखक हैं वो कहीं ना कहीं वो मौन उनके हृदय में रहता ही है। जितना भी जो कुछ भी उपजता है संसार में, वो कहीं ना कहीं उसी गहरे मौन से, उसी गहरे शून्य से उपजता है। जैसे कि बिग बैंग की बात करें तो 14.8 ईयर्स 14.8 बिलियन ईयर्स अगो जो भी उपजा है वो सब उसी मौन, उसी शून्य से आया है। तो मुझे खासतौर से मौन पसंद है और मैं साल में एक बार 3 से 5 दिन के लिए मौन में जाना पसंद करता हूँ और मेरा एक रूटीन है, हर साल मैं ऐसा करता ही हूँ। और इसमें से जो कई सारी कविताएं हैं वो उस मौन से निकलने के बाद उपजी हैं। तो जब जी मैं जी पिछली जी बार उस मौन में था तो मुझे लगा कि इस मौन से जो उपज रहा है वो इतना अच्छा है कि मैं उसे बाकियों के साथ भी शामिल करूं। और वहीं से मुझे इस शीर्षक की प्रेरणा मिली, मौन की गूंज। कि मौन की जो गूंज है वो बहुत दूर तक सुनाई देती है, जैसे जैसे फिलोसफिकली कहा जाता है, सिंगल हैंडेड क्लैप, राइट। जी 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 तो बिल्कुल। उसी तरह से ये मौन की गूंज है। लोग सोचते हैं कि मौन में तो शांति होती है, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन मौन की गूंज मुझे लगता है कि मौन, आपके यस। बाकी सारे जीवन में बहुत ज्यादा गूंजती है। जी, जी, तो मैं तो यही कहूँगी कि आपने जो ये शीर्षक और उसका जो विस्तार आपने बताया है, वो आपको मतलब हर किसी को वो सोचने पे मजबूर कर देता है कि हाँ, ये मौन ही है जो हम सबके अंदर बहुत सारे शब्द हैं जो मौन के कारण उपजते हैं और हम वो सोचते हैं उस वक़्त जब हम मौन रहते हैं, तब हम बहुत उस वक़्त सोच में पड़ जाते हैं कि क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें उस वक़्त दिमाग में चलती है। जी कि आपने प्रार्थना या अध्यात्म पर भी काफ़ी कविताएँ लिखी हैं। तो वो आपको उनके ऊपर उस तरह के विचार आपके लिए कोई आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है उसके लिए, कि वो ऐसे ही आपको जैसे और सब कविताएँ आपको सूझती है उसी तरह उनका भी ध्यान आता है? संगीता जी, जैसे मैंने कहा कि उस एक मौन के दौरान ही कई सारी कविताएं उपजी हैं और इसमें मैंने जो काव्य संग्रह में, और क्षमा चाहूंगा कि आपके पास अभी तक प्रतिलिपि पहुंची नहीं है, मैं अभी पिछले 2 हफ्ते पहले ही भारत से वापस आया हूँ तो कॉपीज है मेरे पास।
उनको सबके पास पहुंचाने का काम मेरे लिए बाकी है। तो जो इसमें इसमें काव्य संग्रह में शुरू में जो 6 या 7 कविताएं हैं, वो सब प्रार्थना का ही नाम दिया है मैंने उनको। और जी जी आप उनको देखेंगे तो जैसे मैंने कहा मौन, तो उसी तरह के मौन के से इनकी कविताओं की उपज हुई है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो कहीं आपको हो सकता है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भी झलक मिले, क्योंकि उनकी गीतांजलि पढ़ने के बाद जो है उनका जो लिखने का तरीका था, आई थिंक परोक्ष अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं आपको वो भी नजर आ सकता है। नजर तो अगर आया। जी आपकी जी इजाजत हो संगीता जी, तो मैं उन प्रार्थनाओं में से एक अपने सुनने देखने वालों के लिए प्रस्तुत करूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहने वाली थी कि आप अपनी पुस्तक, आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो प्लीज आप अपनी पुस्तक दिखाएं हम सबको। ओके। और जी हाँ, देखिए ये है मौन की जी गूंज। जी जी हाँ और जैसा कि टाइटल है और जैसा कि पिक्चर आप देख सकते हैं टाइटल में, कवर पे, जी 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 तो वो आत्म से परमात्मा को जोड़ने की ही कोशिश परमात्मा की है। ओर जाने का। जी जी। वही। जी जी तो जी मैं जी तो अपने बिल्कुल आप को एक आपकी। साधक मान के चलता हूँ, जी 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 और जी जी कोशिश जी जारी है, देखिए। जी पुस्तक का ये जो इसका जो क्या उसको क्या कह सकते हैं आप, फर्स्ट पेज जो है हाँ, इसका, इसको कवर देख के ही पेज, हाँ। ऐसा लगता है। जी 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 वो देख के ही लग रहा है कि आप अध्यात्म से बहुत जुड़े हुए हैं। तो मैं आपकी कुछ एक कविताएं उसमें से आप कृपया हम सबको पढ़ के सुनाएं। जी। तो पहली जो कविता है इसमें, उसको मैंने ईश्वर की खोज नाम दिया है। उसका टाइटल जो है वो है ईश्वर की खोज। और कविता शुरू होती है कि मैं तुझे मस्तिष्क की ऊंचाइयों में ढूंढ रहा था। मैं तुझे मस्तिष्क की ऊंचाइयों में ढूंढ रहा था, और तू मेरे मन की गहराइयों में छुपा था। मैं तुझे विचारों के उफनते सागर में ढूंढ रहा था, और तू मेरे मन की शांत झील में छुपा था। मैं वाह तुझे वाह पर्वतों के शिखर पर फैले उजालों में ढूंढ रहा था। ईश्वर की खोज देखिए हम कहाँ कहाँ करते हैं, कि मैं तुझे पर्वतों के शिखर पर फैले उजालों में ढूंढ रहा था, और तू मेरे मन के झरोखे में छुपा था, ताकि वहां अंधेरा ना हो। और मैं तुझे वहां ढूंढता था जहां लोग कहते हैं कि भगवान बसता है। मैं तुझे वहां ढूंढता था जहां लोग कहते हैं कि भगवान बसता है, और तू उस सब को छोड़ मेरे एकाकी हृदय में छुपा था। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपके मन के भाव को प्रकट करती हुई कविता। तो बहुत ही सुंदर कविता। मैं मतलब यही आप, मैंने सुना है कि आपने जैसे जिंदगी के कुछ पहलुओं पे भी कुछ अनेक कविताएं लिखी हैं उस पे, तो उसमें से कुछ लाइनें हमें सुनाइए। जी, जिंदगी जैसे संगीता जी, मैं कई बार कहता हूँ जिंदगी तो बहुत व्यापक विषय है, और इस जी पे जी आई थिंक हम सभी उसी को समझने, उसी को देखने जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिंदगी मेरा भी बहुत पसंदीदा विषय है, और जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पे मैंने अलग अलग तरह से कई बार अलग अलग चीजें कहने की कोशिश की है। तो देखिए, एक जिंदगी पे एक पलटते पलटते एक कविता आई है सामने, कि जिंदगी तेरी आंखों में बसती है। जिंदगी तेरी आंखों में बसती है, तेरी जुल्फों में रहती है, तेरे कंधों पे सर रखती है, और तेरी बाहों में सोती है। वाह वाह तो देखिए सुंदर। शुरुआत कहाँ से होती है, कि दैहिक प्रेम से हो रही है जी शुरुआत, की तेरी आंखों में बसती है, तेरी जुल्फों में रहती है, तेरे कंधों पे सर रखती है, और तेरी बाहों में सोती है। और जिंदगी तेरे तसव्वुर में बसती है। अब यहाँ से थोड़ा सा बदलाव आता है, कि जिंदगी तेरे तसव्वुर में बसती है, तेरे इंतजार में कटती है, तेरे एतबार पे कायम है, और तेरे अंदाज में जचती है। जी जी और जी उसके बाद देखिए उसको कहाँ पहुंचाया है, कि अंतिम पड़ाव, कि जिंदगी तुझसे शुरू होती है। जिंदगी तुझसे शुरू होती है, तुझ तक पहुंचती है, ना तू कभी खत्म हुआ, ना ये जिंदगी खत्म होती है। वाह वाह वाह, जो हमारी बहुत आत्मा सुंदर। की अनवरतता है, अ, उसका जो जी 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 शाश्वत क्या क्या कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। तो आई थिंक उसको जी मैंने जी इस माध्यम से कहने की कोशिश की है, कि कोशिश तू की है। कभी जी खत्म जी हुआ ना, ये जिंदगी कभी खत्म होती है। जी 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 जी। तो देह से लेके आत्मा तक पहुंच गई है आपकी कविता। बहुत सुंदर कविता, बहुत ही जी सुंदर। तो आपका प्रकृति के बारे में क्या कहना है? प्रकृति के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? प्रकृति से आपको क्या लगाव है? उसमें आपको उससे कुछ प्रेरणा मिलती होगी, आप उस पे जी भी जी कुछ ना जी कुछ जी। आप।
बिल्कुल आपने अच्छा कहा है। मैं एक्चुअली प्रकृति से ही जुड़ी एक कविता है जिसमें कि मैंने जो पांचों 5 एलिमेंट्स जो है उनके ऊपर लिखा है, और उसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म, हम्म, तो देखिए, वो तो अभी नहीं मिली, लेकिन हाँ, पृथ्वी के बारे में एक और उसी तरह से जो 5 एलिमेंट्स की मैंने बात की, तो सारे 5 एलिमेंट्स तो जी नहीं है, जी लेकिन हाँ, उनमें से कुछ को जो है उससे जोड़ने की कोशिश की है मैंने, कि वो ऐसा है। अब किसके बारे में बात है वो आपको कविता से पता लगेगा। जी कि जी जी। बूंद बनकर चमकता है वो ऐसा है, सारी दुनिया पे बरसता है वो ऐसा है। बूंद बनकर चमकता है वो ऐसा है, सारी जी जी दुनिया पे बरसता है वो ऐसा है। ख्वाब बनकर सजा है मेरी आंखों में, ख्वाब बनकर सजा है मेरी आंखों में, जागूं तो दिल में उतरता है वो ऐसा है। कि जब आंखें खोलते हैं तो आप आंखों से दिल में उतार लेते हैं। कि उसकी खुशबू से महकती हैं फिजाएं सारी, उसकी खुशबू से महकती हैं फिजाएं सारी, कौन सा चमन उसका नहीं वो ऐसा है। और मोम बनकर पिघल सूरज की में तपिश कहाँ जो उसमें है, सूरज में तपिश कहाँ जो उसमें है, मोम बनकर पिघलता है वो ऐसा है। और दूरियां तो कभी न थी दिलों के दरमियान, दूरियां तो कभी न थी दिलों के दरमियान, उसका मेरी रूह से रिश्ता है वो ऐसा है। और जिधर देखूं जिसे सोचूं बस वो ही वो है, जिधर देखूं जिसे सोचूं बस वो ही वो है, जुदा होकर भी खुद में नजर आता है वो ऐसा है। वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर। ये कविता भी आपने आपने शायद अपने महबूब के लिए लिखी होगी, जी, और उस तो लेकिन महबूबा फिर से भी। महबूब तक का सफर है ये। जी 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 जी, बहुत ही सुंदर कविता है। और मुझे लगता है समय हो चला है, तो जी बिल्कुल, समय हो लेकिन चला है, बातों में पता ही नहीं चला। और मौन की जी जी गूंज, जो असली मौन की गूंज थी, वो अभी तक मैंने पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन आई थिंक जो हमारी समय की मर्यादा है उसका भी हमें ध्यान रखना जी पड़ेगा। जी जी। और आप एक बार आप 2-3 लाइनें प्लीज उसकी सुनाई दे, मौन की गूंज की। जी, मौन की गूंज की जरूर संगीता जी। क्योंकि इसकी मुझे आपकी शुरू की। पुस्तक अभी तक नहीं मिली है और मुझे वो पढ़नी है। जी तो जी, कृपया बिल्कुल आप मुझे वो बिल्कुल। 2-3 लाइनें तो उसमें से सुनाई दें, मौन की गूंज। जी, तो इसके मैं शुरू की 2 लाइनें और आखिर की 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। कि मौन की जी। गूंज अंतस में सुनाई देती है, प्रभु की तस्वीर अंतर में दिखाई देती है। मन से गर हटा सके सारे आवरण, तो सारी दुनिया खुद में दिखाई देती है। ये शुरुआत है। जी, जी। और किसी की रूह पर किसी की रूह और जख्मों पर हो सके तो मरहम रख, किसी की रूह और जख्मों पर हो सके तो मरहम रख, किसे पकड़ो किसे छोड़ो हर शक्ल अपनी दिखाई देती है। किसी के दर्द का परचम किसी की आंख का आंसू, ढले मुस्कान में तो तेरी रहमत दिखाई देती है। वाह, 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 वाह! बहुत सुंदर कविता। तो कुशल जी, बहुत ही सुंदर कविताएँ आपकी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आप एक बार 2-3 लाइनें प्लीज़ उसकी सुनाई दें, मौन की गूंज की। जी, मौन की गूंज की जरूर संगीता जी। क्योंकि इसकी मुझे आपकी शुरू की। पुस्तक अभी तक नहीं मिली है और मुझे वो पढ़नी है। जी तो जी, कृपया बिल्कुल आप मुझे वो बिल्कुल। 2-3 लाइनें तो उसमें से सुनाई दें, मौन की गूंज। जी, तो इसके मैं शुरू की 2 लाइनें और आखिर की 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। कि मौन की जी। गूंज अंतस में सुनाई देती है, प्रभु की तस्वीर अंतर में दिखाई देती है। मन से गर हटा सके सारे आवरण, तो सारी दुनिया खुद में दिखाई देती है। ये शुरुआत है। जी, जी। और किसी की रूह पर किसी की रूह और जख्मों पर हो सके तो मरहम रख, किसी की रूह और जख्मों पर हो सके तो मरहम रख, किसे पकड़ो किसे छोड़ो हर शक्ल अपनी दिखाई देती है। किसी के दर्द का परचम किसी की आंख का आंसू, ढले मुस्कान में तो तेरी रहमत दिखाई देती है। वाह, 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 वाह! बहुत सुंदर कविता। तो कुशल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और आशा है आप इसी तरह लिखते रहेंगे, प्रेरित करते रहेंगे, और हमें और आपकी और भी पुस्तकें पढ़ने को मिलती रहेंगी। जी संगीता जी, कोशिश करूंगा बिल्कुल। जनन जनन तनन तनन जनन जनन तनन तनन जनन जनन तनन तनन जनन जनन तनन तनन
होता कधी नात्र कीट तू नाच रहे गोरी गीत धुनी होता कधी नात्र कीट तू नाच रहे गोरी गीत धुनी होता कधी नात्र कीट तू नाच रहे गोरी गीत धुनी धुनी को